डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर क्रिस्टल वाइब्रेशंस। जैसा कि आपको पता है कि सॉलिड्स में एटम्स अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं और डेफिनेटली जब एटम वाइब्रेट कर रहे हैं तो उनकी कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा। तो इस चैप्टर में पहले हम क्लासिकल थ्योरी को लेते हुए हम एटम्स की जो एटम्स की वाइब्रेशंस हैं उससे जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी स्पीड फाइंड करेंगे और फिर बाद में हम एक क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट उसमें ऐड करके हम देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस है वो किस रेंज में लाई करती है। तो पहले जो हम इस चैप्टर में हम जो बेसिक हम एक मॉडल लेंगे विच इज़ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। नॉर्मल मोड मीन दैट ऑल आइन मूव विद वेल डिफाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज। मीन कि जितने भी आइंस हैं उस लैटिस के अंदर वो उनका वेल डिफाइंड एम्पलीट्यूड है और फेज़ है। और नॉर्मल मोड हैज़ द सेम एम्पलीट्यूड इन ईच सेल। मतलब एक सेल के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, बट इट कैन वेरी फ्रॉम यूनिट सेल टू अनदर यूनिट सेल अक्रॉस द लैटिस। जिस तरह के एक वेव में होता है कि वेव में एटम के जो वो एक एटम का पोजीशन डिफरेंट होगी और नियर एटम की पोजीशन डिफरेंट होगी। अब इसको इस फिगर में देखें, इस फिगर में जो ऑरेंज कलर के बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अगर एटम वाइब्रेट ना कर रहे हों, अपनी ओरिजिनल लैटिस साइड के ऊपर रेस्ट पर हों, तो ये आपको ये ऑरेंज कलर में ये एटम्स की पोजीशन नज़र आएगी। ठीक है, इसको अगर मैं मार्क करूं, ये सिर्फ ऑरेंज एटम्स के सेंटर को मार्क करूं तो मेरे पास जैसे एक स्ट्रेट लाइन आती जाएगी, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि एटम्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक पीरियाडिक फॉर्म में होते हैं जिसमें डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और ये मैं ऑरेंज एटम्स को जस्ट क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर आप देखेंगे एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो उससे जो एक्चुअल एटम की मूवमेंट किस तरह नज़र आएगी, जो एक्चुअल मूवमेंट नज़र आएगी वो ब्लू एटम्स की फॉर्म में नज़र आएगी। जिस तरह ये देखें कि ये एटम ये ब्लू एटम अपनी मेन पोजीशन पर है। अगर मैं इसको इस पोजीशन पे नीचे देखूं तो ये एटम जिसको यहाँ होना चाहिए था थोड़ा सा आगे है, ये थोड़ा सा इस तरफ है, ये थोड़ा सा और दूर है, फिर अब ये थोड़ा वापस आना शुरू हो गया। मीन कि ये जो एटम था पहले इस जगह पर था, ये थोड़ा सा इधर मूव कर रहा है और ये इधर मूव हो गया, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया, फिर ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, अब थोड़ा डिक्रीज़ हो गया, फिर डिक्रीज़ हो गया। मीन कि ये ब्लू एटम ये एटम वापस जा रहा है अपनी जगह पर, फिर और ये और डिक्रीज़ हो गया। इस तरीके से यहाँ पे देखें ये एटम इधर है, ये इधर मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद इधर आ गया, फिर इस पोजीशन पर आ गया, फिर और आगे चला गया, फिर ये और आगे और इस तरह ये फिर आगे ये वापस आएगा इस तरह एंड सो ऑन। ये रो बाई रो देखते जाएँ तो एटम्स क्या हो रहे हैं, वो अपनी मेन पोजीशन से डिफरेंट एम्पलीट्यूड पर है। अच्छा, इनको अगर मैं मिला दूँ कि ये देखिए, ये कोई से मैं ले लूँ, लाइक ये ले लूँ, इस तरह ब्लू एटम्स को मिलाऊँ तो ये हमारे पास एक वेव बन जाएगी इस तरह, लाइक ऐसे ये वेव। ठीक है, इसका कोई एम्पलीट्यूड होगा कि फ्रॉम दिस मिनिमम टू दिस मिनिमम, ये इसका वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑफ एटम्स वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ये एटम कितना डिस्प्लेस हुआ यहाँ से एम्पलीट्यूड, फिर इनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है जिससे ये वाइब्रेट कर रही है। सो इट मीन्स कि अगर एटम इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं, सो द क्रिस्टल इज़ लाइक अ वेव विद सर्टन वेवलेंथ। सच अ वेव इज़ कॉल्ड लैटिस वेव और वाइब्रेशन। ठीक है, इस वेव को हम क्या कहेंगे, इस केस में लैटिस वेव कहेंगे, और वाइब्रेशन विद विच इट इज़ एसोसिएटेड इज़ कॉमनली नोन एज लैटिस वाइब्रेशन। ठीक है, तो इस तरह की पूरे एटम जो वाइब्रेट कर रहे हैं इसको नाम देते हैं क्रिस्टल वाइब्रेशन भी कहते हैं और लैटिस वाइब्रेशन भी इसको कहते हैं। अच्छा, अब इसमें बेसिकली ये क्यों होता है कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी एटम्स क्या होते हैं कि जो अपनी मेन पोजीशन पर हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से वो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे या करीब आएंगे। तो उससे क्या होगा, उनके बीच के एक फोर्स अराइज होगी, जो फोर्स ऑफ एक्सपेंशन, फोर्स ऑफ कंप्रेशन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो इसको इस तरह समझ लें कि एटम्स जो हैं वो एक बॉल्स की तरह हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ये स्प्रिंग बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये स्प्रिंग बॉल मॉडल ये एटम्स को वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें अगर ये देखिए एटम एक्सपैंड करता है, ये इधर आ जाता है, ठीक है, ये वाला इधर चला जाता है इस तरफ, तो ये एक्सपैंड हो जाएगा स्प्रिंग, और ये वाला साथ क्या होगा, ये कंप्रेस होगा अगर ये एटम अपनी जगह पर है। इसी तरीके से जब अगर कोई एटम ये मूव करता है तो ये अपने नेबरिंग एटम्स को क्या करेगा, दोनों को ये उनको स्प्रिंग्स को कंप्रेस या स्ट्रेच करेगा, तो उससे दोनों में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, मतलब इसमें भी और इसमें भी। और ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच स्प्रिंग वो इक्वल है E इज इक्वल टू हाफ के एक्स केयर, ठीक है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें के वेर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट, एक्स इज चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी चेंज होती है जब हम इसके ऊपर फोर्स लगती है। तो हमारे केस में हम जो है वो ये कह रहे हैं कि जब एटम्स, ये आयन है या एटम है, ये मूव करता है तो ये इसकी वजह से जो जिस पेयर में डेफिनेटली दो स्प्रिंग है उनमें पेयर में जो एनर्जी चेंज होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ एफ डेल्टा ए स्केयर, वे डेल्टा ए इज चेंज इन लैटिस कांस्टेंट। इसमें लैटिस कांस्टेंट यहाँ से यहाँ ये ए है, तो जब ये स्ट्रेच होगा ये लैटिस कांस्टेंट ए है, और जब ये वाइब्रेशन की वजह से एटम्स दूर जाएंगे तो जो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा उसमें लैटिस कांस्टेंट ए में जितनी चेंज आएगी वो डेल्टा ए है। डेल्टा ए ये चेंज हो गया, पहले ए था और उसमें डेल्टा ए चेंज होकर टोटल कितना हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा ए। सो जो चेंज कितना होगा वो डेल्टा ए, जिसको हम पहले एक्स से शो कर, आपने पहले पढ़ा हुआ एक्स से शो करते हैं। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एफ डेल्टा ए स्केयर, ये वही है हाफ के एक्स स्केयर, फिर एफ इज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, जिसको आप के कहते हैं नॉर्मली, और डेल्टा ए इज चेंज इन लेंथ। तो अब इससे जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो वेव जो हैं वो साउंड वेव में लाई करती हैं, ठीक है, मोस्टली साउंड वेव में या अल्ट्रासाउंड में, और कुछ केसेस में ये इंफ्रारेड में लाई करती हैं। और जब हम क्लासिकली देखें तो क्रिस्टल जो है पूरी एक इलास्टिक कॉन्टिनम की तरह बिहेव करती है, जिसमें ये वेव जो है वो अंदर ट्रैवल कर रही है इन 3 डायमेंशन। अब जो इन वेव की वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी एफ ऑफ दिस अकाउस्टिक वेव, वो इक्वल है वी एस इज इक्वल टू ई ओवर रो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप पहले मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव इसकी इक्वल होती है वी एस इज इक्वल टू ई ओवर रो, वेयर ई इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है, जिसको बल्क मॉडुलस भी कहते हैं। या इलास्टिक मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, और रो इज डेंसिटी, डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, मीन कि अगर हम एक यूनिट सेल लूँ, एक यूनिट सेल का मास आ जाएगा m और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा a, वेयर a इज लैटिस कांस्टेंट और लैटिस पैरामीटर और वन साइड ऑफ दैट, अगर ये क्यूबिक है तो वन साइड ऑफ दैट क्यूब, ठीक है। अब इनके ये साइड a है तो a क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। नो अभी हम देखते हैं बल्क मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करते हैं, इलास्टिक मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। ई इज इक्वल टू इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस इज फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, और फोर्स किसकी होती है, स्प्रिंग के केस में एफ इज इक्वल टू के एक्स, क्योंकि हम इसको एक स्प्रिंग मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं, जो बीच में बॉन्ड है उसको हम स्प्रिंग की तरफ ले रहे हैं। फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स और एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू के को हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए। सो फोर्स क्या बन जाएगा, एफ इंटू डेल्टा ए। सो ये वैल्यू हमारे पास फिर स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। फोर्स क्या बन जाएगी वो हमने अभी देख ली, ये एफ डेल्टा ए ओवर एरिया इज ए स्केयर, ये एरिया है जो आ जाएगा फोर्स ओवर एरिया, ए स्केयर ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डेल्टा ए और ओरिजिनल लेंथ ए, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ ए थी और जो वाइब्रेशन की वजह से थर्मल एनर्जी से जो वाइब्रेशन हो रही है उससे जो चेंज आ रही है वो डेल्टा ए है। सो चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, इसको सिंप्लीफाई करें, ए स्केयर ए कट जाएगा, डेल्टा ए कट जाएगा, तो वी गेट ई इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब ये ई की वैल्यू इसमें पुट कर दें, यहाँ इस इक्वेशन में वी एस इज इक्वल टू ई की वैल्यू पुट कर दें एफ ओवर ए और डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दें एम ओवर ए क्यूब, तो हमारे पास क्या बन जाएगा,
वी एस इक्वल टू ई ओवर रूट एफ ओवर ए एम ओवर ए क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वी एस आ जाएगा ए एफ ओवर एम, वेयर ए इज़ लेटेस कांस्टेंट, एफ इज़ फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, एम इज़ मास ऑफ यूनिट सेल। अब ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड, जिस स्पीड से वो वेव आगे प्रोपोगेट कर रही है सॉलिड के अंदर, और यूजली जो है ये स्पीड जो है वो लाई करती है इन फ्रॉम 1 to 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इससे लेटेस्ट अंदर वाइब्रेशंस की वेव जो है इस स्पीड से आगे प्रोपोगेट कर रही होती है। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा हमने इसको क्लासिकली देख लिया और मैक्रो लेवल पे देख लिया कि हमारे पास स्पीड इसकी इक्वल आती है। अब हम आगे इसी को थोड़ा एटॉमिक लेवल पे जाके देखते हैं और उसमें हम फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। लेट्स पहली एग्जांपल लेते हैं, वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल विद मोनोटॉमिक बेसिस नॉर्मल मोड्स में। हम नॉर्मल मोड ले रहे हैं जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, और वाइब्रेशन ऑफ क्रिस्टल्स विद मोनोटॉमिक बेसिस के जो हमारे पास बेसिस हैं, बेसिस मीन की जो एटम्स हैं या आइंस हैं वो मोनोटॉमिक हैं, कि पूरी क्रिस्टल में एक ही तरह के एटम हैं। अच्छा, हम ये करते हैं कि फर्स्ट हम सिंप्लिसिटी के लिए हम एक वन डायमेंशनल लीनियर चेन ऑफ एटम इमेजिन करते हैं। ठीक है, जस्ट एक वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, मीन के ये एक्स एक्सिस है इधर, अलोंग एक्स एक्सिस एक चेन ऑफ एटम एज्यूम करते हैं इस तरह, ये कि ये एटम है। ठीक है, देन ये एटम और ये एटम, ये अपनी स्टैटिक पोजीशन पे इस तरह होनी चाहिए, लेकिन लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से ये मूव करें कि ये एटम थोड़ा सा मूव करके आगे आ गया, ये वाला थोड़ा मूव करके इधर आ गया, ये वाला थोड़ा मूव करके और ज़्यादा आ गया, मतलब इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है सबका, ये और ज़्यादा इधर मूव करके यहाँ आ गया। अब इसमें जो हर एटम की साइट है, मतलब ये एटम है इसकी जो अपनी पोजीशन है, इसकी अपनी पोजीशन या साइट है उसको मैं एल कह दूँ, एल इज़ साइट ऑफ एटम। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, एल है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी फिर एल प्लस ए, जस्ट पोजीशन एल प्लस ए। और अगर मैं किसी एटम को ओरिजिन कह दूं कि इसको मैं ओरिजिन कह दूं, लाइक ओरिजिन, तो इस जो ये वाला एटम इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ से यहाँ एस एल। ठीक है, एस एल इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एटम। ठीक है, इसी तरीके से अगर इससे पिछले वाला एटम ले, क्योंकि ये डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ये वाला जो डिस्टेंस है एटम टू एटम वो ए है, लेटेस्ट कांस्टेंट, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक एल प्लस ए है, तो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा फिर एस एल माइनस ए। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है एस एल माइनस ए। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना है एस एल, और ये बीच वाला दोनों एटम ये वाला डिस्टेंस ए है, ये वाला, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एस एल माइनस ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा एस एल प्लस ए। ठीक है, और इसी ओरिजिन से, इस ओरिजिन के रेफरेंस से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा इस जगह तक एस एल प्लस 2a। ठीक है, यहाँ से देख लें कि ये a प्लस ए 2a। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, तो मीन के इस एटम के डिस्प्लेसमेंट क्या है एस एल, इसका क्या है एस एल माइनस ए, इसका क्या है एस एल प्लस ए, और इसका क्या है एस एल प्लस 2a, फिर एस एल प्लस 3a सो ऑन। अच्छा, अब इसमें देखें अगर एटम वाइब्रेट कर रहे हैं तो उसकी ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी वो किसकी इक्वल होगी, यू इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वो इक्वल हो जाएगी समेशन एल, मतलब जितनी भी साइड्स हैं उनके ऊपर ऐड कर दें, हाफ एफ एस एल माइनस एस एल प्लस ए होल स्केल। ये जो एस एल माइनस एस एल प्लस ए है, ये इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है दोनों आयन पेयर का, ये जितना ये पोजीशन चेंज हो सकती है एटम्स की, चेंज इन लेंथ, ये वही है जो हमने बताया ना, ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ई इज इक्वल टू, जो कि अभी हमने पिछले स्लाइड में यूज़ किया था, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें के हमारे पास क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है, और जो एस एल एस माइनस में ये पूरा किसकी इक्वल है एक्स ए, जिसको डेल्टा ए हमने कहा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देख लिया कि अगर ये कोई एक एटम, हम रेफरेंस एटम ले लिया एस एल, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगी, जो स्प्रिंग जो कंप्रेस हो रहे होंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी
हाफ एफ एस एल माइनस एस एल प्लस ए होल स्केयर, एस एल माइनस एस एल प्लस ए, ये इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है जितना ये पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है इफेक्टिव, चेंज इन लेंथ कह रहे हैं। अच्छा, अब इसको हम पूरी निकालते हैं, पूरी लैटिस के ऊपर एक्सटेंड करते हैं इसको, एक एटम है इसके नेबरिंग एटम भी लेते हैं। तो उसमें हमें पता है कि देखिए फोर्स किसकी इक्वल होती है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। और एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी स्केयर एक्स बाई डी टी, या आपको पता है कि टाइम डेरिवेटिव को डॉट से लिखते हैं, तो डबल टाइम डेरिवेटिव को एक्स डबल डॉट, एक्स डबल डॉट का मतलब क्या है, डी स्केयर एक्स बाई डी टी, मीन के एक्स का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्स की बजाय, यहाँ पर हम इसको किससे ले रहे हैं, एल से, एस एल, तो एस एल डबल डॉट हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एल, एक्सेलेरेशन हो जाएगी एस एल डबल डॉट, क्योंकि एस एल इज़ डिस्प्लेसमेंट जो कि अभी यहाँ डिफाइन किया था, एस एल इज़ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का जब डबल डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्सेलेरेशन आ जाएगी, और सिंगल डेरिवेटिव लें तो वो वेलोसिटी आ जाती है। सो जो फोर्स है हमारे पास वो क्या बन जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू एम, यहाँ पर हम मैस कह रहे हैं एक एटम का एम, और एक्सेलेरेशन क्या है, एस एल डबल डॉट, ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ जाएगी, सॉरी फोर्स आ जाएगी, ठीक है। और हमें पता है कि फोर्स किसकी इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो बीच में बॉन्ड्स हैं दिस इज लाइक स्प्रिंग, और स्प्रिंग में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो इक्वल होती है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ओके। और माइनस के एक्स की बजाय यहाँ पर हमारे पास वो आ जाएगा जो कितनी चेंज इन लेंथ हो रही है, एस एल माइनस एस एल प्लस से, अगर हम एक एटम को देखें तो, दोनों को देखें तो उसके लिए हम आगे यहाँ पर देखते हैं कि दोनों एटम का क्या होगा कि हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू के एक्स, और एम ए जो हमारे पास एम ए था, ये एम ए इज इक्वल टू के एक्स, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम है ना, ये फोर्स बाई डेफिनेशन है एफ इज इक्वल टू एम ए, और ये हमारी जो इस पर यूज़ हो रही है, हम लिख सकते हैं एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब आपने करना है कि इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, एम हमारे पास कैपिटल एम हो गया, मीन के एम में ये जो पूरा था ये तो हमारे पास ये आ गया ना, एम एल एस डबल डॉट, वो यहाँ पर आ गया एम एस एल डबल डॉट, एम ए इज इक्वल टू माइनस के की बजाय हमारे पास क्या है, एफ है, माइनस एफ। और जब अगर हम एक स्प्रिंग को देखें, जैसे ये एक एटम को देखें, एस एल एटम, ये वाला एस एल डिस्प्लेसमेंट है इसका, ये जब मूव करेगा तो ये इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब दोनों पे जो फोर्स लगेगी, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगी, के एक्स मीन माइनस एफ एस एल माइनस एस एल प्लस ए, सॉरी इस वाले में ये एस एल प्लस ए है, तो इसमें जो फोर्स होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, मीन की जनरली के एक्स होता है ना, और एक्स इसमें क्या होगा, एस एल माइनस एस एल प्लस ए, ये आ जाएगा एक्स। तो ये पहली टर्म आ रही है जो इस पे फोर्स लग रही है, इस एटम की वाइब्रेशन की वजह से इस स्प्रिंग में जो फोर्स लग रही है। अच्छा, अब इसमें जो लग रही है साथ इसी एटम की वजह से, वो क्या हो जाएगी, एस एल माइनस ए, वो ये आ जाएगी, ये दोनों ऐड हो रही हैं, माइनस में ऐड हो रही हैं, तो माइनस एफ एस एल माइनस ए माइनस एफ एस एल माइनस एस एल, ये सॉरी प्लस ए और ये माइनस ए, ये टोटल हमारे पास दोनों स्प्रिंग के लिए क्या बन जाएगा, के एक्स माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए, मीन एम ए इज इक्वल टू के एक्स दोनों स्प्रिंग्स के लिए। अच्छा, अब इसमें से माइनस एफ कॉमन ले लें, एस एल माइनस एस एल प्लस ए, माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये फिर माइनस आ जाएगा, ठीक। अब ये एस एल प्लस एस एल टू एस एल, और एस एल प्लस ए माइनस एस एल प्लस ए, ये टर्म हमारे पास बच जाएगी। अच्छा, ये देखेंगे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा एस एल इज इक्वल टू एस नॉट ई रेज़ पावर अल्फा के डॉट एल माइनस ओमेगा टी, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कह दिया। अब ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है एक वेव को, ठीक है, जिसका वेव वेक्टर क्या है, के है, ये के, और ये अलोंग एक्स एक्सिस
या ये वेरी कर रही है। जिस तरह अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेव आपने पहले पढ़ी, वो क्या होता है ई रेज़ पावर आयोटा के डॉट एक्स, और यहाँ पर है के डॉट एल। एल इज साइड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि ये हमने एक्स एक्सिस का हुआ था। अच्छा, अब इसमें हम ये करें कि इस इक्वेशन को, इसमें से एस एल की वैल्यू यहाँ पुट करें। तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए होगा, एस एल, वो तो हम पुट कर देंगे यहाँ। फिर एस एल प्लस ए, एस एल प्लस ए जब करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एस एल प्लस ए करेंगे, जहाँ पर भी एल आ रहा है वहाँ एल प्लस ए हो जाएगा, मीन कि के डॉट एल प्लस ए, ये ऊपर टर्म बन जाएगी ई रेज़ पावर आयोटा के डॉट एल प्लस ए ब्रैकेट में आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट इधर और माइनस ओमेगा टी, तो ये आयोटा सबसे मल्टीप्लाई होगा आगे। इस तरीके से एल माइनस ए करेंगे तो एल माइनस ए, इधर भी एल माइनस ए। और एस एल डबल डॉट के लिए इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो हमने यहाँ डिफरेंशिएट इधर किया हुआ है कि एस एल एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन जाएगा, इसको रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के डॉट एल माइनस ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे आयोटा ओमेगा, ये अलग हो जाएगा, और एस डॉट ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी ये रह जाएगा। अच्छा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो ये आयोटा ओमेगा फिर इधर आ जाएगा। आयोटा क्या होता है, आयोटा स्केयर वो -1 हो जाएगा, ओमेगा स्केयर एस नॉट ई रेज़ पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। जस्ट ये डिफ्रेंसिएशन है जो एफएससी लेवल की। तो इसको हमने एस एल डबल डॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये नीचे आ गई एस एल डबल डॉट की वैल्यू ये, ठीक है। एस एल डबल डॉट की वैल्यू ये, और बाकी एस एल प्लस से एस एल माइनस से ये वाली इसमें पुट करें यहाँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा पुट करके आप सिंप्लीफाई करें, ठीक है। ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी को यहाँ अलग कर लें, मल्टीप्लाई करके वो कॉमन आ जाएगा और इससे कट जाएगा ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी। इस पूरे में से ना आयोटा ओमेगा टी, ई रेज़ पावर आयोटा ओमेगा टी अलग कॉमन आ जाएगा और इससे कट जाएगा। सो एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ 2 माइनस ई रेज़ पावर माइनस ई रेज़ पावर आयोटा के माइनस ई रेज़ पावर माइनस आयोटा के, ये आ जाएगा। इसमें से ये 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, इधर से 2 कॉमन लेंगे 1 हो जाएगा, माइनस इधर 2 नहीं है तो कॉमन लेंगे तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 2, और ई रेज़ पावर आयोटा के माइनस ई रेज़ पावर माइनस आयोटा के ओवर 2, ये पूरा बनता है कॉज ऑफ के ए, और 1 माइनस कॉज ऑफ के ए वो इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर के ए बाई 2, हाफ एंगल आइडेंटिटी। तो अब इसको एम ओमेगा स्क्वायर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4f साइन स्क्वायर के ए बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम को इधर ले आए, ओमेगा इज इक्वल टू 2f, इसका अंडर रूट ले लीजिए ना इधर भी और इधर भी, तो 2 अंडर रूट एफ ओवर एम मैग्नीट्यूड साइन के ए बाई 2। सो विच इज़ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। मेरे जो एटम ऑसिलेट कर रहे हैं, ये लैटिस के अंदर जो एटम ऑसिलेट कर रहे हैं क्रिस्टल में, उनकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी इसकी इक्वल आ जाएगी। मतलब ये एक्सप्रेशन बताएगा कि उनकी कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज पॉसिबल हैं। अच्छा, अब हम ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये जो 2f ओवर m, 2f ओवर m, इस पूरे को हम कह दें ओमेगा m, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा m साइन ऑफ के ए बाई 2, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा m साइन के ए बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। वेयर ओमेगा m इज़ द फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, मीन कि जो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा m है। डेफिनेटली देखें, जब साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो ओमेगा क्या हो जाएगा फिर इसकी इक्वल आ जाएगा, वो फिर क्या होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि साइन की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तो ओमेगा मैक्सिमम आएगा जो कि 2f ओवर m की इक्वल होगा। सो ये कब होगा, व्हेन k इज़ प्लस माइनस पाई बाई ए, मीन कि k की वैल्यू अगर हम पाई बाई ए पुट करें उस वक्त ये ओमेगा m आ जाएगा ये आंसर, क्योंकि पाई बाई ए पे ये कट के तो वो मैक्सिमम आ जाएगा, साइन 1 हो जाएगा, और माइनस पाई बाई ए पे भी ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर सकती है, फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, उसके अंदर फ्रिक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ उसमें अंदर कवर हो जाती हैं। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 ये वाली,
इक्वेशन नंबर 4, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम साइन ऑफ के बाई टू। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन रिलेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिस्पर्जन रिलेशन। और इसको जो प्लॉट करें, इसको अगर हम प्लॉट करें, ग्राफ इस इक्वेशन को प्लॉट करें तो जो कर्व आती है दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन कर्व। डिस्पर्जन रिलेशन ये हमें बताता है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं उसमें, इनकी वाइब्रेशंस की, जो एटम्स वाइब्रेट करते हैं उनकी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है। ये किसके लिए है? मोनोएटॉमिक क्रिस्टल के लिए, वन डायमेंशन मोनोएटॉमिक, मतलब एक ही टाइप के एटम है। जिस तरह कोबाल्ट है तो वो सारे कोबाल्ट के एटम हैं, अगर आयरन है तो वो सारे आयरन के एटम्स हैं। तो और इसका जो सोल्यूशन आता है, दी सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मल मोड अनकपल्ड सॉल्यूशंस। इसमें हम ये कहते हैं कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और जो डिफरेंट के की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जो है वो ओमेगा की वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, आगे हम के की वैल्यू फाइंड करने के लिए के की कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं और के की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसके लिए हम लेते हैं पीरियाडिक बाउंड्री कंडीशंस। पीरियाडिक बाउंड्री कंडीशन मीन की जो कंडीशन है वो पीरियाडिक हैं, वो रिपीट हो रही हैं बाद। सो डिस्पर्जन रिलेशन जो हमने अभी देखा है इक्वेशन 4, ये इसमें देखिए अगर के ज़ीरो पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन ज़ीरो, तो ओमेगा ज़ीरो आ जाएगा। मीन जब के ज़ीरो होगा तो ओमेगा ज़ीरो होगा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। और मीन के वैन के इज इक्वल टू ज़ीरो, ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो। और अगर मैं इसमें के पुट कर दूँ पाई बाई ए, यहाँ पर पाई बाई ए पुट कर दूँ यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, इधर 1/2 अलग और के की जगह पाई बाई ए, 1/2 अलग, के की जगह प्लस माइनस पाई बाई ए, और ए एज इट इज़, ये वाला ए एज इट इज़, के की वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट की है तो ए कट जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साइन प्लस माइनस पाई बाई टू, और साइन प्लस पाई माइनस पाई बाई टू इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 की इक्वल होती है। साइन पाई बाई टू भी 1 और माइनस 1 पाई बाई टू भी 1। सो ओमेगा इज इक्वल टू, इसके ओमेगा किसकी इक्वल आ जाएगा, ओमेगा एम की इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब के ज़ीरो है तो उस वक्त ओमेगा ज़ीरो है, मीन फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। और अगर के पाई बाई ए है तो उस वक्त ओमेगा मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि अगर आप के की वैल्यू माइनस पाई बाई ए से लेके ज़ीरो एंड देन प्लस पाई बाई ए, मीन कि के की ये सारी वैल्यूज़ ले लें तो इस के की इन वैल्यूज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ कवर हो जाएंगी। और ये माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए, अगर आपको याद हो तो ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन की रेंज थी, मीन कि फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो था वो माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई 8 था। इसको मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें नेक्स्ट ब्रिलियन जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट सी जो है वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन है और इसके अंदर ही सारी फ्रीक्वेंसी रेंज कवर हो रही है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी के की पॉसिबल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम एक कंसेप्ट लेते हैं कि अगर एटम जो हैं वो एक इस तरह लाइन में है, एक लाइन में है, ठीक है, तो n नंबर ऑफ एटम्स एक लाइन में है। तो अब ये करें कि इसको ज़ूम कर लें कि अगर ये जितने एटम्स हैं वो स्ट्रेट चेन की बजाय, स्ट्रेट लाइन की बजाय वो इनको मिला दें, जो इसके एंड्स होंगे, एक एटम्स जो एक लाइन में है इनके एंड टू एंड आपस में मिला दें तो वो क्या बन जाएगी, एक लाइक एक चेन बन जाएगी, ठीक है। ये चेन बन जाएगी। ऊपर यहाँ से चलें और इधर तक, अब दोबारा इधर आ जाएंगे। मीन कि पीरियाडिक बाउंड्री कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमने इसको ज़ूम कर लिया कि जो स्ट्रेट एटम्स थे उनको एक एंड, इसके एंड टू एंड मिलाएं तो एक चेन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और इसमें ये जो बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, वो किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है। अगर आप यहाँ से कोई भी लेंथ लें, यहाँ से मैं कोई भी लेंथ लूँ एल साइड एल, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, एन ए की इक्वल हो जाएगी। एन इज़ नंबर ऑफ एटम जितने यहाँ आ रहे हैं, ए और ए इज़ दो एटम्स के बीच की स्पेसिंग। सो अगर ये टोटल एटम्स जो हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल एटम्स ये जो पूरे एन थे, अगर कैपिटल एन, तो हमारे पास टोटल लेंथ क्या बन जाएगी, एन ए, वो क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ दिस चेंज, उसको कैपिटल एल कह दिया, दैट इज़ एल इज इक्वल टू एन इंटू ए,
ठीक है। ए क्या होगी, स्पेसिंग होगी, और एन टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो एन इंटू ए करेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये जस्ट हम समझने के लिए कर रहे हैं, वैसे तो एटम सारे एक लाइन में है, इस तरह सारे एक लाइन में ऐसे। सो अब ये हमारे पास अगर हम चलेंगे डिस्प्लेसमेंट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट एल है, उससे हम एन ए मूव करें, एन ए का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एन ए टोटल आ जाएगा, तो हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे। इट मीन्स कि इसका डिस्प्लेसमेंट अगर एस एल है, इसमें एन ए ऐड कर दें तो हम वापस उसी जगह पर आ जाएंगे, दैट इज एस एल इज इक्वल टू एस एल प्लस एन ए। अब ये इक्वेशन आप इक्वेशन 3 में पुट करें, जो हमारे पास वो थी इक्वेशन 3 कौन सी थी, ये वाली, इसमें तो इसमें हमारे पास के डॉट एल है, एल क्या हो जाएगा, एन एल की बजाय एन ए आ जाएगा, एंड व्हाट वी गेट, वी हैव ई रेज़ पावर आयोटा के डॉट एन ए, एल की बजाय क्या आ गया, एन ए टोटल पीरियडिक बॉन्ड के, हम वापस आ गए यहाँ पर। और जब वापस आएंगे पूरा एक पीरियडिक कंडीशन में, उसमें ये 1 के इक्वल होना चाहिए, और हमें पता है कि ई रेज़ पावर आयोटा 2 पाई एन वो भी 1 के इक्वल होता है। तो इनको कंपेयर करें तो के डॉट एन ए इज इक्वल टू आयोटा 2 पाई एन, के डॉट एन इज इक्वल टू 2 पाई एन, आयोटा कट जाएगा, और वहाँ से हम के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, के इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए इंटू एन ओवर एन, और एन 2 पाई ओवर एन ए, और एन ए किसकी इक्वल है, लेंथ ऑफ द होल, जो एटम्स पूरी एक 1 डायमेंशन हमने लेते हैं एटम्स एक लाइन में, उन सब की लेंथ, जो कि कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, और एन आ जाएगा वो जितने अपने एटम ले रहे हैं, नंबर 1 एन, मतलब यहाँ से चलें तो ये एन 1 2 3 4 सो ऑन। सो फिर के की वैल्यू हमारे पास, इसका मतलब है कि के की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, एन 2 पाई बाई एल। तो अगर हम स्टार्ट से यहाँ से स्टार्ट करें, इसको 0 कर दें, तो हम इधर भी जा सकते हैं ये वैल्यू, और इधर भी आ सकते हैं। ठीक है, इधर जाएँ तो एन 1 2 3 4, इधर जाएँ तो -1 2 3 4, तो बन जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई एल। जब n +1 है 2 पाई बाई एल, या -1 है तो -2 पाई बाई एल, फिर +2 है 2 इंटू 2 पाई बाई एल, 3 है तो 3 इंटू 2 पाई बाई एल। ठीक है, इसी तरीके से 3 इंटू 2 पाई बाई एल, 4 इंटू 2 पाई बाई एंड सो ऑन। मीन के जो के की ये वैल्यूज़ हो सकती हैं, जो कि हम उस डिस्पर्शन रिलेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें के की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो वे हैं, कौन कौन सी हैं, 0 ±2 पाई बाई एल, +-2 इंटू 2 पाई बाई एल, +-3 इंटू 2 पाई बाई एल, +-4 इंटू 2 पाई बाई एल एंड सो ऑन। इनकी के की जो है वो कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं है, बल्कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है। अच्छा, इसी को हम आगे देखें, के इज इक्वल टू 0 +-2 पाई बाई एल, 2 इंटू 2 पाई बाई एल, प्लस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 पाई बाई एल। मीन कि अगर ये टोटल n एटम्स हैं यहाँ से, टोटल n एटम्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, या हम इस फिगर में देख लें कि ये टोटल, हम सेंटर से चलें, ये टोटल n एटम्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर n एटम्स हैं, तो इधर कितने होंगे n/2, और दूसरी तरफ भी कितने होंगे n/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एंड पे जाएं तो वो ये कितना बन जाएगा, n/2 इंटू 2 पाई बाई एल। ठीक है, प्लस माइनस के साथ, मतलब अगर 0 से एक तरफ चलें, ये एटम्स थे, टोटल एटम्स n है, तो यहाँ से यहाँ कितने हो जाएंगे n/2, यानी कि इस साइड तक, और इस साइड तक भी कितने हो जाएंगे n/2, तो प्लस n/2 माइनस n/2 टोटल n। अब अच्छा, जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म किसकी इक्वल है, n/2 2 पाई बाई एल, ये लास्ट टर्म आ जाएगी ना, जो पॉसिबल वैल्यू है इसकी। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 कट जाएगा n पाई बाई, और l इज इक्वल टू n ए वो पुट करें, n कट जाएगा तो पाई बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लास्ट के की वैल्यू आ सकती है वो क्या सकती है, पाई बाई ए, जो कि हमने ऊपर पहले कहा था कि पाई बाई ए जब वैल्यू होती है तो उस वक्त ये मैक्सिमम हो जाती है फ्रीक्वेंसी, उससे आगे नहीं जा सकती। तो हमने पीरियडिक बाउंड्री कंडीशन से वो देखा कि वो वैल्यू पाई बाई ए यही हमारे पास आ रही है। So the last term coincide with the boundary pi by a of the first Brillouin zone। हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये फर्स्ट Brillouin zone की बाउंड्री पे आ रही है।
अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम प्लॉट करें, अगर ये जो हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, ये डिस्पर्शन रिलेशन है, इसको प्लॉट करें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम साइन कि मतलब इसमें के की वैल्यू हम लेते जाएं फ्रॉम 0 टू पाई बाई ए। तो 0 पे क्या हो जाएगा, ये 0 होगा, फिर बढ़ता जाएगा पाई बाई ए जब होगा, के की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है, पाई बाई ए, वो जब आएगा तो ये 1 हो जाएगा और ओमेगा ओमेगा एम की इक्वल हो जाएगा। और ये साइन का ग्राफ वो शेप में प्लॉट होगा जिसका साइन होता है फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। तो इसकी ये शेप बनेगी, जब के 0 है, के 0 है तो ओमेगा 0 है, जैसे जैसे के इंक्रीज़ हो रहा है ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है जहाँ तक ठीक है ना जी, के के साथ ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है इस तरह यहाँ तक, ठीक है। और आगे जाके ये साइन है ना, साइन वेव ऐसे बनती है इस तरह, ये अगर आपको याद हो तो ये ऐसे साइन ग्राफ ऐसे 0 से इस तरह ये, और फिर ये आगे आगे ऐसे ये हमारा कौन सा है, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक हम सिर्फ यहाँ तक ले रहे हैं, ये रीजन ले रहे हैं साइन का, ये वाली वैल्यू दे रहे हैं, तो ये और नेगेटिव में ये, क्योंकि नेगेटिव में भी आगे इस तरह जाएगी, हम सिर्फ ये वाला हमारे इस रीजन में ये वाला रीजन आ रहा है ये, और ये जहाँ पर साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ये इसी को यहाँ पर जो है प्लॉट किया हुआ है। अच्छा, माइनस करेंगे माइनस पाई बाई ए पे, फिर ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह की ये शेप में, और ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी इक्वल है, ओमेगा एम की इक्वल है, यहाँ पर ओमेगा एम, मैक्सिमम वैल्यू इज़ ओमेगा एम, ठीक है। तो ओमेगा के, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ के प्लॉट करें तो हमारे पास ये जो कर्व आती है फ्रॉम हेयर टू हेयर पाई बाई ए, और फ्रॉम 0 टू माइनस पाई बाई यहाँ तक, ये आगे जस्ट एक्सटेंड समझाने के लिए कि ये साइन वेव है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरी वेव कौन सी बनती है, ये रेड कलर में ये, और ये क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कर्व, मीन कि हमें ये बता रहा है कि अगर मोनोटॉमिक हमारे पास लीनियर चेन ऑफ एटम्स है तो उसमें फ्रीक्वेंसीज की है वो इस तरह वेरी करेंगी विद के। अब इसमें हम इसी को हम थोड़ा क्लासिकल से में लेके जाते हैं कि अगर इसमें लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ले लें कि अगर जो है वो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमें पता है कि के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, इसके रेसिप्रोकल है, तो इसके रेसिप्रोकल है, तो जितनी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी के क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्हेन फॉर लॉन्ग वेवलेंथ के अप्रोचेज टू ज़ीरो, के अप्रोचेज टू ज़ीरो, और इसका मतलब है कि जैसे साइन के बाई 2 है, इसमें ये के बहुत स्मॉल है तो एंगल बहुत स्मॉल होगा, जब एंगल बहुत स्मॉल हो तो साइन ऑफ एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एंगल, तो साइन के बाई 2 इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली के ए बाई 2, ये इक्वेशन 4 से हमने ली है। अब इक्वेशन 4 में पुट कर दें, इक्वेशन 4 कौन सी थी हमारी, ये वाली साइन के बाई 2, ये किसकी इक्वल आ जाएगी, सिंपल के ए बाई 2, ठीक है, साइन हट जाएगा तो हमारे पास आएगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम के ए बाई 2, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम के ए बाई 2, ठीक है। तो सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम एफ ओवर एम अंडर रूट के ए, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये देखिए, जब अगर हमने जब चैप्टर के शुरू में देखा था कि अगर स्पीड है क्लासिकल सिंपल हम लिखें, इलास्टिक कॉन्टिन्यूम लिखें, पूरी क्लासिकली देखें तो स्पीड ऑफ वेव क्या थी, ए एफ ओवर एम, और ये भी देखेंगे जब इसमें हमने लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट ली इक्वेशन 4 की, वो भी क्या आ जाएगा एफ बाई एम, मीन के दोनों का जो है वो उसी को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि जो फॉर लॉन्ग वेवलेंथ के लिए कि जब वेवलेंथ जो है लेटेस्ट कांस्टेंट से बहुत ज़्यादा है, इन जनरल ये होता है कि 2a से ज़्यादा है, तो उस केस में वो इट बिहेव्स एज अ इलास्टिक कॉन्टिन्यूम जस्ट लाइक इलास्टिक मीडियम, तो उसमें आप फिर ये एक्सप्रेशन जो है वैलिड हो जाता है। लेकिन अगर वेवलेंथ कम है तो इसमें इस एक्सप्रेशन की बजाय, मीन ये स्पीड है ना, स्पीड है तो यहाँ से वो ओमेगा भी आप निकाल सकते हैं, वो भी इसी के प्रोपोर्शनल बनेगी। तो अगर आप लॉन्ग वेवलेंथ नहीं है, शॉर्ट वेवलेंथ है नॉर्मल, तो उस केस में फिर
हम इक्वेशन 4 लेते हैं, जो कि कौन सी जनरल इक्वेशन है, ये डिस्पर्शन की ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम साइन के ए बाई 2। ठीक है, तो ये ओमेगा के लिए है और वो वी के लिए है। तो अब इसी से वी से अब वी इज इक्वल टू हमारे पास होता है ना वी इज इक्वल टू ओमेगा के, तो वो बिहेवियर एक जैसा है दोनों का, वी ले लें या ओमेगा ले लें। तो इसमें अब दूसरे इस केस में जब लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट है, इस केस में जो ग्रुप वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी इज डी ओमेगा बाई डी के एंड द फेज वेलोसिटी of elastic wave are equal and both become